नमस्ते साथियों, आपका स्वागत है हमारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म द क्लासमेट गुरुकुल पर। आज हम शुरू करने वाले हैं राजनीति विज्ञान का पहला लेक्चर, जिसमें हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय यानी जन्म, विकास एवं राजनीतिक प्रवृत्तियां, ये पहला यूनिट है हमारा। इसमें हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं लेक्चर 1 को। तो हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय। जो इसका टेबल ऑफ कंटेंट देख लीजिए, कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी है इसमें। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का कारण क्या था, कैसे उदय हुआ, बस इन्हीं 12 पॉइंट के बारे में हमें पढ़ना है, जिससे हमें पता चलेगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय कैसे हुआ, किन किन कारणों से हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि टॉपिक को पढ़ना। पहला है भूमिका। इसको पहले हम उसकी भूमिका पढ़ते हैं। 16वीं सदी में भारत अपनी समृद्धि और गौरव के चरमोत्कर्ष पर था। भारत की इस समृद्धि से प्रभावित होकर यूरोप के विभिन्न देश भारत के साथ व्यापार करने के लिए लालायित थे। लंदन के कुछ व्यापारियों ने भारत तथा पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश साम्राज्ञी एलिजाबेथ ने अंग्रेज व्यापारियों को इस कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत बहुत तेज़ी के साथ प्रगति की और व्यापारिक प्रतियोगिताओं में पुर्तगाली, डच, फ्रेंच व्यापारिक कंपनियों को पराजित कर भारत के व्यापार पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। व्यापारिक कंपनियों के रूप में स्थिति सुदृढ़ करने के बाद 1750 ईस्वी में कंपनी ने भारत में शक्ति राजनीति का खेल, गेम ऑफ पावर पॉलिटिक्स प्रारंभ किया। अर्थात कैसे यूरोपीय कंपनियां भारत आती हैं व्यापार करने के लिए और धीरे धीरे अपना व्यापार सभी क्षेत्रों में फैलाकर व्यापार में प्रभुत्व स्थापित करती हैं, तो वो धीरे धीरे शक्ति राजनीति का खेल खेलना शुरू करती हैं, यानी कि राजनीतिक रूप से सुदृढ़ होना शुरू करती हैं और एक एक जगह अपना विस्तार करना प्रारंभ करती हैं। तो आगे चलिए पहले टॉपिक देखते हैं। 1857 की क्रांति। 57 का विद्रोह सैनिक विद्रोह से कहीं अधिक था। वह भारत में इतनी तीव्र गति से फैला कि उसने जन विद्रोह तथा भारतीय स्वतंत्रता के युद्ध का रूप धारण कर लिया। विद्रोह कुछ कारणवश असफल रहा। असफल होने का सबसे मुख्य कारण यह बताया जाता है कि जो उस टाइम के जो सभी जितने भी क्रांतिकारी या जितने भी राजा युद्ध लड़ रहे थे, वे अपने स्वार्थ से लड़ रहे थे, क्योंकि सभी जो है कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों से प्रभावित हुए थे या उनका नुकसान हुआ था। उनकी लड़ाई किसी एक मुद्दे पर न होकर अपने अपने स्वार्थ के लिए वे लड़ रहे थे, जो कि सबसे बड़ा कारण बना असफल होने का। किंतु ब्रिटिश शासन ने विद्रोह का दमन करने में जिस अमानुषिक कार्रवाई का आश्रय लिया, उससे जनता का असंतोष बहुत बढ़ गया। ब्रिटिश शासन द्वारा किए गए दमन के संबंध में सर चार्ल्स डिल्के ने अपनी पुस्तक ग्रेटर इंडिया में कहा है कि अंग्रेज़ों ने भारतीयों को बिना न्यायिक कार्रवाई के और ऐसे ढंग से हत्या कर दी जो सभी भारतीयों की दृष्टि में पाशविकता की चरम सीमा थी। ब्रिटिश सरकार ने जब कंपनी को यहाँ पर व्यापार करने के लिए भेजा था, तो वो उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, लेकिन जब उसे पता चला कि वहाँ पर ये राज्य विस्तार कर रहे हैं, अपना राजनीतिक क्षेत्र में वृद्धि कर रहा है, तो इसने जब 1857 का विद्रोह हुआ तो जो ब्रिटिश सरकार थी उसने सत्ता हस्तांतरण करके जो कंपनी के हाथ से राजनीतिक क्षेत्र उससे छीन लिया और उस पर अपना अधिकार कर लिया। अब कंपनी को केवल व्यापारिक अधिकार था, न कि राजनीतिक, और ब्रिटिश सरकार वहां से अब शासन चलाने लगी थी। अब अगला हमारा पॉइंट है राजनीतिक एकीकरण। अंग्रेजी शासन के पूर्व भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। जब तक ब्रिटिश शासन नहीं आया भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, जिस कारण सभी एक मत नहीं थे। यही कारण था कि सभी अपने अपने स्वार्थ के लिए 1857 की क्रांति कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे। पंडित नेहरू के शब्दों में, ब्रिटिश शासन द्वारा स्थापित भारत की राजनीतिक एकता समान अधीनता की एकता थी, लेकिन उसने समान राष्ट्रीयता को जन्म दिया। यानी कि जब ब्रिटिश सरकार भारत पर शासन करने लगी, तो उसका क्या था कि वो उसका जो उद्देश्य था वो समान रूप से सबको एक समान रूप से गुलाम बनाना चाहती थी। लेकिन यही गुलामी जब सबको समान रूप से मिली, तो उन्हें पता चला कि हम सभी इस अधीनता के अंतर्गत हम सभी आते हैं और सभी इसी अधीनता की वजह से एकता का भाव उत्पन्न हुआ। अगला टॉपिक है भारतीयों का विदेश गमन। 19वीं सदी में अनेक भारतीय शिक्षा प्राप्ति तथा अन्य कार्यों से विदेश जाने लगे। उन्होंने वहाँ प्रजातांत्रिक सिद्धांतों तथा संगठन और स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का पाठ पढ़ा। उनके मन में भी राष्ट्र की स्वतंत्रता का भाव जागृत हुआ। जब जो भारत के लोग थे, जब वो बाहर गए पढ़ने, यूरोपीय देशों में जब पढ़ने और अन्य कार्यों से गए, तो उन्होंने वहाँ की जो शासन व्यवस्था थी, वहाँ का जो समानता थी, जो स्वतंत्रता थी, जो लोकतंत्र था वहाँ का, उसके बारे में देखा जाना और वही सपना अपने भी देश में
अपने भी देश का देखने लगे कि हमारा भी देश आज़ाद होगा, लोकतांत्रिक होगा, और उससे भी उनके मन में भारतीय राष्ट्रीयता का आंदोलन का उदय हुआ। अगला हमारा टॉपिक है धार्मिक एवं सामाजिक सुधार। 19वीं सदी के धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन राष्ट्रीयता के विकास में बहुत अधिक सहायक सिद्ध हुए। इस प्रकार के सुधार आंदोलन में ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और थियोसॉफिकल सोसाइटी का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। 19वीं सदी में जब धार्मिक जो कुरीतियाँ थी, जो मान्यताएं थी, अंधविश्वास था, पाखंड था, उसको दूर करके सबको एक साथ लेकर राष्ट्रीयता की ओर बढ़ने का कार्य बहुत सारे व्यक्तियों ने किए, जैसे रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद और राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, एनी बेसेंट, ऐसे ही बहुत सारे जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, जो विद्वान लोग थे, उन्होंने अपने धार्मिक एवं सामाजिक सुधार के जरिए उनके अंदर राष्ट्रीयता का भाव उत्पन्न किया। अगला है स्वदेशी समाचार पत्र। भारतीय समाचार पत्रों में अंग्रेजी पत्रों में भारत विरोधी प्रचार का करारा उत्तर दिया और भारतीयों को विदेशी शासन की त्रुटियों से परिचित कराया। इस श्रेणी के समाचार पत्रों में संवाद कौमुदी, बॉम्बे समाचार, बंगदूत, राष्ट्र, गुप्तार, अमृत बाजार पत्रिका आदि का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। तो जो अंग्रेज़ों के जो समाचार पत्र थे वो हमेशा ही जैसे भारत विरोधी जो बातें लिखते थे, जो भारत के पक्ष में नहीं रहते थे। तो जब स्वदेशी मतलब जो अपने ही देश के जो समाचार पत्र चलाने वाले या संचालित करने वाले ने अपने देश के बारे में, अपने देश के हितों के बारे में लिखा, अपने देश के लोगों को जागृत करने के लिए, उनके मन में स्वदेश प्रेम जागृत करने के लिए, जो उनकी त्रुटियां थी, जो अंग्रेज़ों ने गलतियां की थी या जो गलत कार्य करते थे, उनको देश के व्यक्तियों के सामने लाया। अगला टॉपिक है देसी साहित्य का विकास। इस काल में देसी साहित्यों ने भी राष्ट्रीयता को जन्म के विकास में बहुत अधिक योगदान दिया। जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंदमठ तथा वंदे मातरम की रचना की, जिन्होंने बंगाल में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की पाठ्य पुस्तक का कार्य किया। बांग्ला भाषा के अतिरिक्त हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल आदि भाषाओं में भी ऐसे ही साहित्यों का सृजन हुआ, जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन के उदय में योगदान की। अगला हमारा पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव। भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा पाश्चात्य शिक्षा का प्रारंभ किए जाने का उद्देश्य था कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति पूर्ण रूप से लोप हो जाए और एक ऐसे वर्ग का निर्माण हो जो रक्त और वर्ण से भारतीय हो, किंतु रुचि विचार शब्द और बुद्धि से अंग्रेज हो जाए। किंतु इसका भी कुछ न कुछ लाभ भारतीयों को भाषाई एकता के रूप में मिला। तो जो पश्चिमी शिक्षा यानी कि जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम था, वो जब भारत में उन्होंने लागू किया ताकि हम उनके कल्चर को जानें और हम अपने मूल कल्चर को भूल जाएं। किंतु इनकी भाषा थी, क्योंकि भारत एक बहुभाषीय देश है, यहाँ पर बहुत सारे भाषाएं हैं, लगभग 30 से 35 भाषाएं हैं। तो ये जब अंग्रेजी भाषा आई तो ये इस भाषा ने एक कॉमन भाषा का कार्य किया, जिसमें भारत के सभी राज्य अलग अलग भाषा के हैं। गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और बंगाली, कश्मीरी, बहुत सारी जो भाषाएं हैं, उनका एक कॉमन भाषा जो कि अंग्रेजी भाषा हुई। उनमें इससे क्या हुआ कि लोगों के बीच में एक कॉमन भाषा हो गई बातचीत करने का, और जिससे कि यह भी एक कारण बना राष्ट्रीय एकता का। अगला हमारा पॉइंट है आर्थिक शोषण। ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश शासन द्वारा इस देश के आर्थिक शोषण का ही यह परिणाम था कि जिस भारत को 17वीं सदी तक सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसी भारत के संबंध में सन 1900 में सर विलियम डिग्बी ने लिखा, करीब 10 करोड़ लोग ब्रिटिश भारत में ऐसे हैं जिन्हें किसी भी समय भरपेट भोजन नहीं मिलता है। तो अंग्रेजी शासन ने बहुत ही बड़े पैमाने पर आर्थिक शोषण किया। वो भारतीय जनता का कोई ख्याल नहीं रखते थे, बस अपने व्यापारिक लाभ के लिए कुछ भी कर सकते थे। अगला हमारा टॉपिक है उच्च पदों से दूर रखने की नीति। व्यक्तियों को उच्च पदों से, विशेषतः ICS, जिसे अब IAS की परीक्षा कहते हैं, पहले ये ICS नाम था इसका, इससे अलग रखने के विधिवत प्रयत्न किए गए। परीक्षा केवल अंग्रेजी माध्यम में और इंग्लैंड में होती थी। जो आज की UPSC या IAS की जो परीक्षा होती है, उसी को पहले ICS कहा जाता था, इंडियन सिविल सर्विसेज। तो इसकी परीक्षा देने के लिए हमें केवल ये अंग्रेजी माध्यम में परीक्षा होती थी और इंग्लैंड जाना पड़ता था। इतना सब कुछ होने पर भी यदि सुरेंद्र नाथ बनर्जी या अरविंदो घोष जैसे मेधावी छात्र परीक्षा में सफल भी हो जाते थे, तो घुड़सवारी जैसी गौड़ बात की आधार पर उन्हें सेवा में प्रवेश से रोक दिया जाता था। वे कभी भी ये नहीं चाहते थे कि भारतीय जो लोग हैं वो उच्च पदों पर रहें और वहाँ से कुछ निर्णय लें। अगला हमारा टॉपिक है जातीय विभेद। सन 1857 के विद्रोह के पूर्व भारत स्थित अंग्रेजों तथा भारतीय संबंध अच्छे थे, किंतु विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश शासन ने जातीय विभेद की जो नीति अपनाई, उसके परिणाम स्वरूप इस मधुरता का स्थान
पारस्परिक घृणा और कटुता ने ले लिया। अब अंग्रेज भारतीयों को आधे वनमानुस और आधे जंगली कहने लगे। जैसे क्या हुआ, जब 1857 की क्रांति नहीं हुई थी तो ये रहते थे भारत में और भारतीयों को एकदम सीधा साधा समझते थे, भोला भाला। और जब विद्रोह हुआ तो वो जो नए नए अधिकारी आए उनके अंदर ये डर रहता था, उन्होंने यह अनुभव किया था जो 1857 की क्रांति में हुआ, जिसकी वजह से वे भारतीयों से घृणा करने लगे और कभी कभी वे आदमानुस और जंगली आदि अभद्र शब्दों का प्रयोग करते थे। अगला टॉपिक है हमारा अल्बर्ट विधेयक संबंधी विवाद, विधेयक या विधि। अब जाति विभेद की नीति के कारण भारतीय जज अंग्रेजों के मुकदमे नहीं सुन सकते थे। लॉर्ड लिलिटन के बाद रिपन के शासनकाल में 1883 में तत्कालीन विधि सदस्य मी एल्बर्ट में विधायिका परिषद में एक विधेयक रखा जिसमें भारतीय जजों को अंग्रेजों के विरुद्ध फैसले सुनाने का अधिकार था, किंतु इसका घोर विरोध अंग्रेजों ने संगठित होकर किया। तो ये जो भारतीय थे उस समय जब 1857 की क्रांति हुई तो जाति विभेद इतना बढ़ गया, ये भारतीय जज जो थे वो अंग्रेजों को फैसला नहीं सुना सकते थे। अंग्रेजी जो सैनिक थे या कोई अधिकारी था उसको फैसला नहीं सुना सकते थे। किंतु बाद में जो अल्बर्ट नामक सदस्य थे उन्होंने एक विधायिका में एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसमें ये बताया कि भारतीयों को भी अधिकार दीजिए ताकि वे भी फैसला सुना सकें। किंतु इसका विरोध जो वहाँ के पूरे जो सैनिक और अधिकारी थे अंग्रेज, उन्होंने संगठित होकर विरोध किया और कई दिनों तक इसका विरोध चलता रहा और बाद में समझौता हुआ और ये बात आई कि 50% जो है अगर कोई भी जज फैसला सुनाए तो उस कमेटी में 50% लगभग आधे जज अंग्रेज़ के होने चाहिए। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जन्म के लिए ये मुख्य कारण थे जिनकी वजह से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय या जन्म प्रारंभ हुआ। तो इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।